हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फोकस 11 जून के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। और हमेशा की तरह आज हमारा रिवीजन सेक्शन से शुरुआत होगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग न्यूज़ कवर करते जा रहे हैं, आपका रिवीजन सेक्शन जो है उसका वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो यही होगा आपके साथ, जैसे जैसे आप हम 6 to 8 मंथ पे आ जाएंगे तो आपका ऐसा होगा कि रिवीजन सेक्शन आपका 80% वेटेज कवर करेगा और 20% ही आपको एक्स्ट्रा न्यूज़ कवर करने होंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी चलता रहेगा करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन का, और साथ ही साथ आप लोग छोटे मोटे नए फैक्ट्स भी ऐड करते रहेंगे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि रिवीजन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताते रहे, हम लोग साथ ही साथ इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कल हमने डिस्कस क्या किया था, हमने डिस्कस किया था फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। तो फॉरेक्स रिजर्व में एक आता है सबसे मेजर पॉइंट, फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो क्या होते हैं उस पर एक क्वेश्चन हमने दिया है। तो इसको देखते हैं, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करके आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या आपने क्या आंसर दिया है सही। ये हमने ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे भी एक क्वेश्चन डाल रखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एफ सी ए आर वैल्यूड बेस्ड ऑन करेंसी अदर दैन करेंट कंट्रीज ओन करेंसी। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही सजेस्ट करता है फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। कल हमने देखा था कि कैसे दिस इज द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इज द गोल्ड। तो ये आपका क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ऐसे ही यूपीएससी में क्वेश्चंस रहेंगे मोस्टली, और आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। आपको आगे कोई भी टिक नहीं लगाना है, आपको पीछे टिक लगाना है। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो गया। आपका टू गलत है, तो एलिमिनेशन मेथड पे जाना है। आपको टू जैसे ही गलत हुआ, आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। फिर भी आपको थर्ड ऑप्शन देखना है कि चलिए अगर, क्योंकि अगर ये सही होता या फिर ये भी गलत हो जाता तो फिर आपको पूरी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, आपका ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका सही आंसर है। उसके बाद ही आप आगे टिक लगाएं। अगर आप पहले से ही आगे टिक लगाएंगे तो क्योंकि रंगना जो होता है वो बाद में होता है, तो उस समय आपको रंगने में भी टाइम लगेगा और कंफ्यूजन भी होगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस चीज के बारे में बात कर रही है, रिवर्स ट्रांसपोजिशन के बारे में। आरटीपी जो हमने कल डिस्कस किया था, तो रिजर्व पोजीशन के बारे में इसको डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने, ऑलमोस्ट 80% लोगों ने ये गलत किया है। तो इस पे ध्यान देना है क्योंकि इसमें हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो ये क्या बात करता है, इट इम्प्लाइज ए पोर्शन ऑफ रिक्वायर्ड कोटा। तो हाँ सही है, पोर्शन ऑफ रिक्वायर्ड, आपको अंडरलाइन करते जाना है कीवर्ड। रिक्वायर्ड कोटा ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू आईएमएफ। तो हाँ बिल्कुल है सही, दे कैन बी यूटिलाइज फॉर इट्स ओन पर्पस। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। इट इज बेसिकली एन इमरजेंसी अकाउंट दैट आईएमएफ मेंबर कैन एक्सेस एनी टाइम। ठीक है, इमरजेंसी अकाउंट भी कल हमने देखा है, एक्सेस एनी टाइम कर सकते हैं, बिल्कुल सही। विदाउट एग्रीइंग बाई एनी टू एनी कंडीशन, सही है, कंडीशन भी कोई नहीं होता है। बाई पेइंग ए सर्विस फी, तो ये हमने देखा कि कैसे बाई पेइंग ए सर्विस फी, यानी सर्विस फी पे नहीं करना होता है। इस पे जो सर्विस फी पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांसपोजिशन या फिर क्रेडिट पोजीशन। तो ये आपका रिजर्व ट्रांसपोजिशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फिर आपको देखना है कि इनकरेक्ट फाइंड करना है। बहुत लोगों ने ये स्टेटमेंट मिस कर दिया है, और ऐसे आपके एक दो क्वेश्चंस होंगे ही। तो जब भी इनकरेक्ट आता है आपको उसको सर्किल करना है। तो इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट टू ओनली है। तो यहाँ पे फिर आप फाइनली टू ओनली आपका आंसर हो गया। आपको इस तरह से अप्रोच करना है ताकि आप जो मिस्टेक्स हैं वो ना करें, क्योंकि अगर आप मिस्टेक के कारण अगर एक दो नंबर या एक दो क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं और उसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर तो आपको सिर पीटना ही पड़ जाएगा, और कितना दुख होगा उस समय वो आप समझ सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर की बात की गई है यहाँ पे। तो क्या है एसडीआर? इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969। तो बिल्कुल सही है, ये हमने कल देख रखा है। टू रिप्लेस
देखिए यहाँ पे टू रिप्लेस की बात की गई है। एसडीआर रिप्लेस नहीं करता है किसी कंट्रीज का ऑफिशियल रिजर्व। क्या इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व हट गया है? क्या इंडिया के पास अपना फॉरेक्स रिजर्व नहीं है? तो ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। ये एक टाइप से सप्लीमेंट करता है कंट्रीज का ऑफिशियल रिजर्व। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। इट इज नाइदर ए करेंसी नॉट ए क्लेम ऑफ आईएमएफ। तो ये स्टेटमेंट सही है। वैल्यू ऑफ एसडीआर इज कैलकुलेटेड, वेट बास्केट भी देखा था, उसमें कौन कौन सी करेंसीज आती है, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, चाइनीज युआन जिसको RMB भी बोलते हैं, और ब्रिटिश पाउंड। तो ये सारे सही हैं। तो यहाँ पे दो सही हो गए। अब हमें देखना है करेक्ट फाइंड करना है या गलत। तो आपको क्या फाइंड करना है? करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट गलत है तो एलिमिनेशन मेथड पे जाएंगे। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपका ये सही हो गया। और 2 और 3 से टैली कर लिया तो ये सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि इंडियाज फॉरेक्स इज गवर्न्ड बाय आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या बोल रहा है कि आरबीआई गवर्न करता है फॉरेक्स रिजर्व को। और अगर लेट्स से कि आपको जीरो नॉलेज है तो उससे अटेम्प्ट करते हैं। लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज लार्जली द आउटकम ऑफ आरबीआई नॉन इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट खुद से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो बोथ तो नहीं ही होगा और नन भी आपका नहीं ही ऑलमोस्ट होना चाहिए। तो आपका इससे ही, जब आपको नहीं भी नॉलेज है तो उससे भी एक आप ट्राई किए तो आपने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिए। लेकिन यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, जो आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्होंने आरबीआई एक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो आपको भी पता होना चाहिए कि अच्छा कब ये एक्ट आई थी। तो 1934 आरबीआई एक्ट के अंदर फॉरेक्स को गवर्न किया जाता है, ये हम सही है। और पहले भी हमने देखा था जब फॉरेक्स की बात की गई थी, जो करेंसी वीक और करेंसी स्ट्रॉन्ग जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने बताया था कि आप डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में अंतर आप देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि जो डिवैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट खुद से करता है, यानी आरबीआई का जो पॉलिसीज होगा उसके कारण करेंसी की डिवैल्यूएशन होगी। और जो डेप्रिसिएशन होगा वो मार्केट फोर्सेस के कारण, अगर करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग या वीक होगी तो उसको डिप्रिसिएशन बोला जाएगा। तो इंडिया फॉरेक्स इज गवर्न बाय आरबीआई, तो ये सही हो गया। और जो आरबीआई का नॉन इंटरवेंशन, आरबीआई इंटरवीन करता है, आरबीआई डिवैल्यूएट करता है करेंसीज को कभी कभी। तो इसका आंसर ये आपका गलत हो गया और हमें करेक्ट फाइंड करना है। तो दो गलत के कारण आपका दो स्टेटमेंट तो अलग से हट ही गए, और तीसरा हमें पता है कि फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। मेरा पानी मेरा विरासत योजना जो हमने देख रखा है कि कई बार न्यूज़ में आ रहा है, और साथ ही साथ जो आपका जो वाटर से जल शक्ति के जो मिशन है, जल शक्ति का एक फ्लैगशिप मिशन है जो कि बार बार न्यूज़ में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। तो वो आपको पता होना चाहिए और वो आपको बहुत ही अच्छे से उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कौन सा फ्लैगशिप स्कीम है जो बार बार न्यूज़ में आ रहा है वो, और उसके बारे में कि एक दो इन्फॉर्मेशन और हमें बता दीजिए। तब तक हम लोग देखते हैं कि मेरा पानी मेरा विरासत किसका है, तो ये हरियाणा का। और ऐसे स्टेट बेस्ड नॉलेज का आपको अलग से एक लिस्ट बना लेना है एंड में कि मेरा पानी मेरा विरासत हरियाणा, बस इतना ही लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत ही ज़्यादा स्टेट बेस्ड जो स्कीम्स होते हैं उस पर डीप में नहीं पूछा जाता, उसमें बस यही पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेट का है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की गई है, और ये सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, देखिए यहाँ हमने क्वेश्चन में भी फैक्ट्स ऐड कर दिए हैं। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये भी अगर आपको नहीं पता है तो वो आप ऐड कर लीजिए कहीं भी अपने नोट्स में। और इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो कस्टम्स को देखता है। तो हाँ बिल्कुल, हमने कल ही देखा है कैसे फेसलेस कस्टम की बात हुई थी, और कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से जगह पे ये बात हुई थी वो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा स्टेट था। सेंट्रल एक्साइज के बारे में बात हुई, तो हाँ बिल्कुल, सेंट्रल एक्साइज इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स, और वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स के बोर्ड देखती है। जीएसटी भी आपका उसी में आ गया। और एक ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, ये भी
वो देखती है, तो आपको पता होना चाहिए। और कॉर्पोरेट टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स दैट कम्स अंडर डायरेक्ट टैक्स, तो ये आपको कॉर्पोरेट टैक्स, इंडिविजुअल या फिर इनकम टैक्स, ये आपको पता होना चाहिए कि दीज आर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जब हम लोग टैक्स पे आएंगे, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस भी देखेंगे। तो इसका 5 गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव भी गलत हो गया, और 1 to 4 सही है, तो आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 7 कमेंट करके बताइए, तब तक हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाई आर कंपनीज गोइंग फॉर राइट इशूज। राइट इशूज के बारे में हमने बात की कि कैसे कोई भी कंपनी ऑफर करती है ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको, जो फ्रेश शेयर्स हैं, फ्रेश अगर उनको शेयर मार्केट में देना है, उससे पहले अपने जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको ऑफर करती है एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। क्यों ऑफर करती है? ताकि हमारा जो लिक्विडिटी, हमारा जो ओनरशिप है वो लिक्विडिफाई नहीं हो। जैसे अगर आप 5 आदमी हैं तो आपने अपनी कंपनी के शेयर जो ऑलरेडी 10% ओन कर रहे हैं उन्हीं को देंगे, तो 5वां के अलावा 6ठा ओनर तो नहीं होगा, आपका वही ओनर होगा जो ओनर पहले से है, और बस उसका शेयर बढ़ जाएगा। तो ये वो देख लिया। क्या इसमें 4 पॉइंट पहले हमने देख रखी थी, ऑफर किया जाता है जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, डिस्काउंट प्राइस पे ऑफर किया जाता है, और मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको ऑफर कर दिया गया तो आपको खरीदना ही है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी बेसिस पे हमने क्वेश्चन बना दिया है। टर्न ऑन टाइम फॉर रेजिंग कैपिटल इज लार्ज, तो ये गलत है, क्योंकि मीटिंग की रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी जो मशीनरी, रेड टेपिज्म इसमें काम की गई है, तो इसके लिए जो रेजिंग कैपिटल का टाइम है वो स्मॉल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। साथ ही साथ सेबी ने रिसेंटली जो इनिशिएटिव लिया है उसमें क्या किया गया है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है, तो वो 250 करोड़ तक आप रेज कर सकते हैं फॉर ए फास्ट ट्रैक राइट इंश्योरेंस। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका 2 गलत है, तो यहाँ पे एलिमिनेट किया हमने, तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमारे न्यूज़ में ऑलमोस्ट 7 से 8 बार आ चुका है। पहली बार कब आई थी? जब बहुत सारी चीज़ जैसे पीपीई किट हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाला गया था, ताकि उसके प्राइस को, उसकी होर्डिंग को, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। समझे? तो अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन करके थोड़ा सा और भी ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप में बहुत ही सही आंसर्स दिए हैं वो उनको बहुत ही अच्छी बात है, वो इसी तरह से अपना तैयारी करते रहें। देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में क्या बोलता है एक्ट की, जो भी शेड्यूल में डाला हुआ है इस एक्ट के वो एसेंशियल कमोडिटी है। तो ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुआ ना। एसेंशियल कमोडिटीज ऐसे डिफाइन कर सकते थे कि जो कि लिविंग के लिए एसेंशियल है, जैसे फूड है जो कि आपका स्टेपल फूड है, उसको हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज में डाल सकते हैं। तो वो एक टाइप से डेफिनेशन होता है। इन्होंने बस बोल दिया है कि जो शेड्यूल में डाला है वो आपका एसेंशियल कमोडिटीज हो गया। तो देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन, तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डीरेगुलेटेड, हमने देखा कैसे किसान को प्रमोट करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें डीरेगुलेट की है, ताकि उनको ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ बेचना ना पड़े। क्योंकि ऑयल सीड्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, ऑनियंस हो गए, पोटैटोज हो गए, अगर ये एसेंशियल कमोडिटीज़ में होंगे तो गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इम्पोज स्टॉक लिमिट कर दिया कि आप किसान हैं फिर भी आप प्याज इतने किलो से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, आप पोटैटो अगर उपजाए हैं तो इतने किलो से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा केस, तो इससे क्या होगा कि जब आप ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो आप जब सस्ता है मार्केट में, ज़्यादा प्राइस राइज नहीं किया है, तभी ही आपको बेचना पड़ जाएगा। तो ये आपके लिए नुकसान के लिए है। तो इसको फार्मर को बेनिफिट के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। तो ये आपका
चारों स्टेटमेंट सही हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। तो उसमें क्या न्यूज़ में रहा कि पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बारे में बात की गई है और इतना जो अमाउंट है उसको इसका डिवोल्यूशन किया गया है। तो ये किस चीज़ के अंदर किया गया है? तो ये 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था, उसके बेसिस पे। तो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले कि ग्रांट्स कितने टाइप के होते हैं। ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट आर ट्रीटेड एज, देखिए सबसे पहले तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपका बजट से आता है, ठीक है, और ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द लोग गलत ही करते हैं। तो ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, जितने भी ग्रांट्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, या तो वो कैपिटल एसेट क्रिएट करने के लिए हो या फिर ना हो, वो सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट होते हैं, ठीक है। लेकिन एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी एक पार्ट है, उसको अलग से डिफाइन किया जाता है, वो मुझे आप कमेंट करके बताएं, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस जिसका फॉर्मूला होता है ग्रांट्स गिवन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको क्या बोला जाता है। और जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वो तो देखेंगे ही। तो ये एक टाइप का टिपिकल क्वेश्चन जो है, जो ट्रिकी पोर्शन होता है, उससे हमने दिया, और ये बेसिक फैक्ट है क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए कि रेवेन्यू बजट डिफिसिट क्या होता है, प्राइमरी बजट डिफिसिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये आपका वो हो गया। उसके अलावा जो ग्रांट्स होते हैं किस टाइप के, वो हमने, हमारी दूसरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स इज गिवन टू द स्टेट। फंड्स टू लोकल बॉडीज, हाँ सही है। स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड्स, ये भी सही है। और साथ ही साथ पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमने अभी देखा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये सारे ग्रांट्स के बारे में कैसे लोकल बॉडीज में जब 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से ये इंट्रोड्यूस हुआ है, तो कैसे पंचायत और कैसे अर्बन लोकल बॉडीज को दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जब इकोनॉमी पे आएंगे। अभी के लिए हम लोग जान लेते हैं बस कि ये 4 टाइप के ग्रांट्स हैं। एक अर्बन लोकल बॉडीज को दिया गया, एक आपको पंचायत को दिया गया, और एक आपको स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में दिया गया, और एक जो रेवेन्यू डिफिसिट हो रहा है उसके लिए दिया गया। तो ये सारे आपके क्या हो गए, इसका आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव। इसमें देख लेते हैं जो 15th फाइनेंस कमीशन, जो हमने पहले क्या देखा था फैक्ट कि 42% से रिड्यूस करके 41% कर दिया है इन्होंने। तो लेकिन इन्होंने क्राइटेरिया क्या क्या दिया है, उसके अलावा भी हमने देख रखा है कि कैसे आर्टिकल 280 की बात हुई है, कैसे हमने देखा है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी हुई बॉडी है, ये आप कमेंट करके बताइए। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया लेती है कि किस हिसाब से कौन से स्टेट को शेयर दिया जाए, उसमें क्या क्राइटेरिया लिया जाता है। तो इसमें आपको सीक्वेंस वाइज पता होना चाहिए, परसेंटेज पता हो या ना हो। तो सबसे ज़्यादा बेसिस क्या है, इनकम डिस्टेंस पे सबसे ज़्यादा आपका जो क्राइटेरिया है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पॉपुलेशन इन 2011। तो यहीं सबसे ज़्यादा मारपीट चल रही है कि ये आप 2011 का क्यों पॉपुलेशन ले रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप पहले का पॉपुलेशन ले, जो अब बहुत सारे स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, तो इसमें हमारी क्या गलती है। तो साउदर्न स्टेट का ऐसा स्टेटमेंट है, लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसमें अब तो ये जो बीत गई सो बात गई। अब तो हमारा रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है ना, तो आप क्यों, अगर आप ही सारे फंड्स ले लीजिएगा तो जो आपके गरीब सेक्शन के, गरीब तबके के लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ मेहनत नहीं किया, तुम गरीब हो, ये तो तुम्हारी सरकार क्यों मदद करेगी। तो ऐसा बोलना भी एक हद से गलत ही होगा, क्योंकि सरकार का काम ही है कि जो जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिसकी जो गरीब ज़्यादा है, उसको सबसे पहले हेल्प करना। तो जो पॉपुलेशन जहाँ की ज़्यादा है, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसको 15% दिया गया है वेटेज। 15% दिया गया है वेटेज, आपके एरिया पर का जो स्टेट बड़ा है उसको ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जो हमने देखा कि जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डेमोग्राफिक पैरामीटर्स में, अच्छा पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अलावा
डेमोग्राफिक पैरामीटर्स हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। ये आपका ज्योग्राफी का इकोनॉमी का पार्ट है, ज्योग्राफी और इकोनॉमी और दोनों का मिक्स्ड पार्ट है। उसके अलावा टैक्स एफर्ट पे भी है सबसे लोएस्ट, और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पे 10%। तो ये आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज। तो इस पे कभी भी हम रिवीजन क्वेश्चन में इस पे क्वेश्चन डाल देंगे। साइंस पे चलते हैं हम लोग। तो साइंस में क्या, जीएम क्रॉप की बहुत बातचीत चल रही है। बहुत सारे फार्मर ने बोला कि आप अप्रूव कर नहीं रहे हैं कोई जीएम क्रॉप, तो हम लोग अब आप करें या ना करें, हम लोग जीएम क्रॉप उगाने वाले हैं। तो कुछ कुछ जीएम क्रॉप्स देख लेते हैं जो जो हैं मार्केट में, और साथ ही साथ कौन से अप्रूव्ड हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जो अप्रूव्ड है वो कॉटन है, ठीक है। तो ओनली जीएम क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया इज बीटी कॉटन, ठीक है। ब्रिंजल पे ट्रायल चल रही थी। तो कॉटन के किससे बनता है, बैक्टीरियम जो होता है, जो बीटी बैसिलस थुरिंजेंसिस, उसका उसको मिलाया जाता है। किस लिए, तो वो पिंक बॉल से रेजिस्टेंट होता है। और एचटी बीटी कॉटन होता है वो आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी होता है, यानी हर्ब से भी रेजिस्टेंट होता है। उसके अलावा बीटी ब्रिंजल की बात होती है तो ये क्या होता है कि ये अलाउ करता है प्लांट टू, जो बोरर्स होते हैं जो सूट और फ्रूट में बोर करने वाले, यानी छेद करके जो कीड़े घुस जाते हैं। आप देखे होंगे कि जो ब्रिंजल होती है उसमें बहुत सारे कीड़े घुस जाते हैं। हम लोग अगर खरीदते भी हैं, अगर आपको किसी को एक्सपीरियंस हो सब्जी खरीदने का, तो जब ब्रिंजल यानी बैगन देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि छेद तो नहीं हुआ है, तो वो आपका रेजिस्टेंट होते हैं इस टाइप के कीड़ों से। DMH11 एक मस्टर्ड का वैरायटी है जो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग इन नेचर है। तो उससे आपका जो आउटपुट है, जो ज़्यादा पॉलिनेशन होगा तो उससे क्या होगा कि आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ये कुछ जीएम क्रॉप्स हमने देख लिए। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएम राइस। जीएम राइस कौन सा, जिसको गोल्डन राइस भी बोला जाता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। इट इज collective name of rice varieties that are genetically modified to counter vitamin A deficiency। तो ये सही है स्टेटमेंट। इट कंटेन्स एक्स्ट्रा जीन फ्रॉम व्हीट एंड बैक्टीरिया, तो ये आपका गलत है। दिस कंटेन्स एक्स्ट्रा जीन फ्रॉम मेज एंड बैक्टीरिया। और गोल्डन राइस क्यों रिच होता है, वो रिच होता है प्रो विटामिन ए में, जो कि आपके शरीर में जाके विटामिन ए बन जाता है, जो कि आपको ऑरेंज कलर कैरेट्स को भी प्रोवाइड कराता है। तो ये एक टाइप का इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो प्रो विटामिन ए जहाँ भी होगा उसमें गोल्डन ऑरेंज यानी येलो एस ऑरेंज कलर होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका कौन सा 2 गलत हो गया, तो 2 को आप एलिमिनेट करेंगे तो बस एक स्टेटमेंट बचता है। इसका आंसर हो गया 1 और 3। अब जीएम क्रॉप के बारे में, ये जो किसान बोल रहे हैं उगाएंगे, तो उसमें क्या है लॉ या क्या उसका जो स्टैट्यूटरी पोजीशन है उसको देख लेते हैं। तो इन इंडिया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज एपेक्स बॉडी दैट अलाउज कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जो आदमी अनअप्रूव्ड जीएम वैरायटी के क्रॉप्स उगाएगा उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ ही साथ 1 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ ऑफ द अबव। जो लोग कमेंट करके आंसर सही बता रहे हैं उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, क्योंकि ये आपका ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ इसको एक टाइप से जो कहा जाता है ना कथा सुनाया जा रहा है। आप कथा सुन रहे हैं। जब भी आप करंट अफेयर्स का सेशन पढ़े तो आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। आप कुछ कुछ चीज़ें नोट करते रहें, क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तभी आप जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ग्रैब कर लेंगे, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जैसे कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत किया है तो आप फ्यूचर में कभी गलत नहीं करेंगे। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया, वो कब मनाया गया आपका, जून 12 को। तो हमने बोला कि चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको हम रिवाइज करा देते हैं। तो कल हमने क्या बोला था कि आपके पास पॉकेट बुक होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जिनके पास नहीं है पॉकेट बुक वो आप लोग क्या खरीद लें, ये या तो ऐप
डाउनलोड कर लें, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐप डाउनलोड कर लें, और जब भी ऐसे चीज़ें आती हैं आपको जाके ये सारे आर्टिकल रिवाइज कर लेने हैं। कुछ आर्टिकल पे हमने क्वेश्चन दे दिए हैं, कुछ आर्टिकल आपको रिवाइज कर लेने हैं। तो आर्टिकल 21A जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं, वो क्या बात करता है? प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया, और आपको हमें बताना है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। जैसे अगर आप बुक खोलेंगे तो 21A के ऊपर 1 या 2 लिखा हुआ रहेगा, और जब नीचे जाएंगे या नीचे मार्जिन में लिखा होगा कि 1 या 2 हैज़ बीन इंसर्टेड थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो एक जगह जहां भी आपका ए या 1 या फिर जो आपका बाद में ऐड हुआ है आर्टिकल, उससे आपको पता लगा लेना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, और वो आपको बगल में लिख लेना है। अगर 52nd है तो 52nd लिख लेना है। यहाँ पर आर्टिकल 45 के बारे में बात की गई है। प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन ए वर्क इन ए फैक्ट्री और माइन एंगेज्ड इन अदर हैजार्डस इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ये बच्चों की एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहा है। ये आपको स्टेटमेंट कमेंट करके बताना है सही है या नहीं। आर्टिकल 24 प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड। देखिए आर्टिकल 24 आपको, जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि ये फंडामेंटल राइट के बारे में है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो आर्टिकल है वो क्या वो बात करेगा कि स्टेट शैल इंडेवर के बारे में बात करेगा कि स्टेट ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें बात की गई है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो आपको एग्जैक्टली आर्टिकल पता भी नहीं है, फिर भी आप डिराइव कर ले रहे हैं कि ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत ही है। और जो आर्टिकल 45 जो है, ये दोनों आप जाके देखेंगे तो इंटरचेंज है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? 1 ओनली। अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। करंट अफेयर्स में एक्सोटिक लाइफ स्पीसीज के बारे में बात की गई है। मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो भी जो एक्सोटिक लाइफ स्पीसीज हैं उसका मीनिंग कहाँ से निकालेंगे हम लोग? अपेंडिक्स 1, 2 और 3 ऑफ साइट्स, यानी साइट्स जो एग्रीमेंट है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो उसके बारे में बात की गई है। तो इससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो यूपीएससी में आया हुआ है। मैंने बोला कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको दो आइडिया लगेगा। एक तो आपको सिलेबस का पार्ट क्या है, यानी माइक्रो सिलेबस क्या है, उसका आइडिया लगता है, और साथ ही साथ आपको पता चलता है कि क्या डेप्थ होना चाहिए आपके स्टडी का, कि सिर्फ आप साइट से सिर्फ फुल फॉर्म या एब्रिविएशन पढ़ लेने से काम चलेगा, या फिर मुझे अपेंडिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए, या फिर और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा तभी आइडिया लगेगा कि आपको कितना डेप्थ तक पढ़ना है। जैसे अपेंडिक्स 1 क्या बात करता है कि कोई भी जो भी स्पेसिस उसमें डले होंगे उसका ट्रेड प्रोहिबिटेड है। 2 है उसमें माइनर परमिशंस मिलते हैं, थोड़ा सा अलाउड है, और 3 में है जो पूरा अलाउड है। तो ये हमने तो फैक्ट्स देख लिया। अब क्वेश्चन करते हैं। IUCN इज एन ऑर्गेनाइजेशन एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये स्टेटमेंट तो सीधा गलत है। जब हम यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो उसमें IUCN का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो अगर आपको यही स्टेटमेंट पता है तो आप डायरेक्टली यहीं से आप इसको गलत कर सकते थे। IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environment। देखिए ये कितना जनरल स्टेटमेंट है। तो जो भी जनरल स्टेटमेंट होता है वो यूजुअली सही ही होता है। ये आपको मान के चलना है कि कोई भी जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है, रन थाउजेंड्स, देखिए कोई फिगर भी नहीं दिया, रन थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। और देखिए कोई भी लिमिट नहीं है। अगर बोल देता अराउंड एशिया तो एक टाइप से स्पेसिफिकेशन हो गया। थाउजेंड बोल दिया कोई, अगर बोल देता कि वो रन 1200 प्रोग्राम्स, तो वो आपका एक स्पेसिफिकेशन। टू बेटर मैनेज, ऐसा भी नहीं बोला गया कि नेचुरल रिसोर्स को बेटर मैनेज। कितना डाइवर्स है ये, कितना ज़्यादा जनरल, कुछ भी चीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये आपका जनरल स्टेटमेंट यूजुअली सही ही होता है। तो आपको यहाँ से ही अगर आप लोग दिमाग लगाते, आपको अगर ये पता भी नहीं होता आंसर, तो आप क्या कर सकते थे कि
टू तो सही है ही, तो टू सही है ही, तो आप दो ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट कर ही सकते थे। देखिए एक से ही आप कितना, और ये साइट्स के बारे में आपको जब भी पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, तो आपको पता होगा कि दिस इज लीगली बाइंडिंग, और ये हमेशा हमेशा सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि दिस इज वन ऑफ द जो जो लीगली बाइंडिंग कन्वेंशंस हैं। बहुत कम ही कन्वेंशन है जो लीगली बाइंडिंग है, और उसमें से एक कौन सा है, साइट्स। तो ये आपको आपने ये भी पता चल गया कि तीन तो आपका सही ही है। तो ये इससे क्या हो गया, आपने क्या दो तो हमारा सही था ही, तो दो से कौन कौन सा हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, और उसके बाद आपका तीन भी देखिए यहाँ पे तीन तो ये दोनों में ही है, तो ये आपका तीन से कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको पहला पता होना चाहिए था। मैंने बोला भी है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप दो में फंसेंगे, ठीक है। तो दो में फिर आपको पता होना चाहिए कि दो आपको पता भी है, दो आपने डिराइव भी कर लिया, तो तीसरे में आपको कुछ पता होना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप भी पढ़ रखा था, या फिर आईयूसीएन को आपने पढ़ रखा था, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब वन लाइनर देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कौन निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। इसमें रैंकिंग क्या क्या आई है, सबसे टॉप किया है मद्रास ने, उसके बाद आईआईएससी बैंगलोर, और फिर आईआईटी दिल्ली। इंटरनेशनल रीजनल फ्रीडम रिपोर्ट कौन निकालता है, तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट निकालता है। वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया कौन, 9 जून को। इसका थीम क्या रहा, इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। और ये कौन जॉइंटली एस्टेब्लिश्ड बाय दिस है, तो ये पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज के बारे में क्या है, तो ऑपरेशन डेजर्ट चेज है कि इसमें दो लोग जो स्पाई की तरह काम कर रहे थे, मतलब आईएसआई जो पाकिस्तानी डिवीजन को हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे, उसको राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वो वायलेशन कर रहे थे। केरला गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है, फिर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। नाम क्या है उसका, अथिरापल्ली। तो वो कौन से नदी पे है, ये देखिए आपका मैप प्रैक्टिस हो गया, जो हमने बोल रखा है कि रिवर का आपको बनाते चलना है। तो चला कुदी रिवर है और पेरियार रिवर, ये दो रिवर आपको मिल गए। कल हमने कृष्णा गोदावरी दे रखा था, उसमें आपका ऐड हो गया क्या, ये पेरियार रिवर, और चला कुड़ी रिवर भी ऐड हो गया। अन्नामलाई रीजन आपको मैप में देख लेना है। मैंने बोला है कि आपको डेली 5 से 6 मैप प्रैक्टिस मैं दूंगा, तो वो आपको करते रहना है अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने वाले हैं। अलग से अब फिर अग्वाडा फिनिक्स क्या है, एक जगह है, मायन जगह है, जो मेक्सिको में डिस्कवर हुआ है थ्रू लेजर मैपिंग टेक्निक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये। उसके बाद फिर देखिए मैप में आपको नाकुला यानी पासेस आपको देख लेने, तीस्ता नदी देख लेना है, तिब्बत मोचू देख लेना, और माउंट गिप मोची देख लेना है। ये सारे आपके मैप प्रैक्टिस हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ ये दौलत बेग ओल्डी है, जो ये भी आपका मैप प्रैक्टिस हो गया। ये अगर आपका ज्योग्राफी में सिलेबस है तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। और ये इसके बारे में एक चीज़ भी बताई गई है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर स्ट्रिप माना जाता है इसको, जो 1962 वॉर में हमने यूज़ किया था, फिर इसको अबंडन कर दिया गया था, फिर 2008 से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लासिफाई बोला है कि क्लासिफाई करेंगे रेलवे स्टेशन को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड। तो रेड कैटेगरी में जो 100 किलो लीटर से ज़्यादा करेंगे, ऑरेंज में जो होंगे जो 10 से 100 किलो लीटर्स वाले हैं, और ग्रीन में कौन है 10 किलो लीटर पर डे से कम जो वेस्ट जनरेट करेंगे, वाटर वेस्ट। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हो गई। ये आपको इसी तरह से रिवाइज करते चलना है। हमने बताया कि कैसे रिवीजन का वेटेज बढ़ेगा। आप लोग हमारे साथ मिलके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आपको एक स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे 4, 5, 6 महीने बाद, जब आपका वेटेज जो बढ़ रहा है, जो आपका करंट अफेयर्स का वेटेज जो आप 1.5 से 2 घंटा दे रहे हैं, वो घट के आपका आधा घंटा और 40 मिनट पे आ जाएगा, और वो आपका डेली रूटीन हो जाएगा। आधा घंटा आपने करंट अफेयर्स दिया, और कितने सारे एग्जाम, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, ऐसा कोई भी रेयरली ही कोई एग्जाम होगा जिसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है। तो आपको ये करते रहना है। तो फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक
और शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं कल फिर से डेली करंट अफेयर सेशन में।